या हाय। हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे और वेव ऑप्टिक्स में हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कुछ टॉपिक्स पे थे। देखो, समय की कमी होने से मैंने जो है आगे के लेक्चर्स को वीडियो लेक्चर्स में के ज़रिए देने का मतलब फ़ैसला लिया है और हम लोग आज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट तो कम से कम कंप्लीट करेंगे थ्रू वीडियो लेक्चर। बाकी आगे का जैसे भी अपडेट होगा आपको वो पता लग जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ रहे थे और इसमें जो है हमने लास्ट क्लास में लोकेशन डिटरमाइन की थी ब्राइट फ्रिंज की और किसकी, डार्क फ्रिंज की। अब जो अगला टॉपिक आता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में, इसी के अंदर मतलब लोकेशन ऑफ फ्रिंज विथ के बाद में वो आता है विथ ऑफ फ्रिंज विथ। एक तरीके से मतलब इसको कैसे बोले, विथ या फिर ऐसे बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर विथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। विथ ऑफ फ्रिंजेस, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, विथ ऑफ फ्रिंजेस। तो इसमें हम लोग अच्छा, तो विथ ऑफ फ्रिंजेस मतलब हम यहाँ पर ना जो हमारी डार्क फ्रिंज और लाइट फ्रिंज जो बन रही थी स्क्रीन पर, वो देखने वाले हैं कि वो आखिर चौड़ी कितनी थी। क्या देखने वाले हम लोग कि उनकी विथ कितनी थी। तो विथ ऑफ फ्रिंजेस में सबसे पहले तो सवाल आता है विथ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो दो चीजें हैं, एक तो है विथ ऑफ ब्राइट फ्रिंज और एक है विथ ऑफ डार्क फ्रिंज, कि भैया ब्राइट फ्रिंज की विथ कितनी है और डार्क फ्रिंज की विथ कितनी है। तो आप लोग पहले सुन लेंगे, उसके बाद जब मतलब मैं बोलूंगा या फिर आपको लगे कि अब उतारना सही है तब उतारेंगे। पहले सुनेंगे ध्यान से कि विथ ऑफ ब्राइट फ्रिंज की क्या डेफिनेशन होगी। एक बार हम स्क्रीन को बना लेते हैं। तो सपोज दिस इज द स्क्रीन राइट नाउ, और स्क्रीन पे आप लोग जानते हो सेंटर में जो होती थी वो सेंट्रल ब्राइट होती थी, फिर डार्क फ्रिंज होती थी, फिर ब्राइट फ्रिंज होती थी, ठीक है। डार्क फ्रिंज होती थी, फिर ब्राइट फ्रिंज होती थी, फिर डार्क फ्रिंज होती थी, फिर ब्राइट फ्रिंज होती थी, ऐसे ये सीक्वेंस चलता जाता था। तो अगर हम विथ ऑफ ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो ब्राइट फ्रिंज, किसी भी ब्राइट फ्रिंज को अगर आप ले लें तो ब्राइट फ्रिंज पता है क्या है, ब्राइट फ्रिंज वो एरिया है जो, या वो डिस्टेंस है जो दो डार्क फ्रिंज के बीच में फंसा हुआ है। मैं क्या कह रहा हूं कि जो हमारी ब्राइट फ्रिंज है वो दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में फंसा हुआ डिस्टेंस है। क्या है, दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में फंसा हुआ डिस्टेंस है। तो आप जरा लिखना स्टार्ट करिए, विथ ऑफ ब्राइट फ्रिंज लिख करके इसमें लिखना स्टार्ट करिए कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस। विथ ऑफ ब्राइट फ्रिंज में क्या लिखेंगे आप लोग, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार वाली। तो पहले ब्राइट फ्रिंज की बात करते हैं, फिर डार्क फ्रिंज की बात कर लेंगे। तो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच में दो लगातार, ठीक है, मतलब एक डार्क फ्रिंज, फिर उसके बीच में ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज। तो ये जो ब्राइट फ्रिंज से पहले डार्क फ्रिंज आई थी और ब्राइट फ्रिंज के जो बाद में डार्क फ्रिंज आई है, इसके बीच का ही तो डिस्टेंस ब्राइट फ्रिंज है हमारा। तो वही उसी की बात कर रहा है, मतलब कि जो आप डार्क फ्रिंज लेना वो कंसेक्यूटिव वाली लेना, कहीं छोड़ ना देना। उसका कहने मतलब द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड डार्क फ्रिंज एंड थर्ड डार्क फ्रिंज, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, मतलब कंसेक्यूटिव वाले, थर्ड या फिफ्थ के बीच का नहीं, या फिफ्थ और सेवंथ के बीच का नहीं। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम लोग निकालते हैं जरा इसकी विथ। तो अगर मैं विथ को डिनोट करूं बीटा से, किससे डिनोट करूं, विथ ऑफ ब्राइट फ्रिंज को डिनोट करूं बीटा से, या विथ के लिए, विथ ऑफ फ्रिंजेस के लिए मैं बीटा सिंबल बना रहा हूं, यानी कि डार्क हो या ब्राइट मैं सबको बीटा से डिनोट करूंगा। तो बीटा जो है वो y2d माइनस y1d, मैं ऐसे लिख सकता हूं। दिस इज द, व्हाट इज बीटा, बीटा इज द फ्रिंज विड्थ, एंड व्हाट इज y2d, डिस्टेंस ऑफ सेकंड ब्राइट फ्रिंज, distance of second bright fringe. What is y1d, distance of first bright fringe। अब ये कहने वाली बात नहीं है, और पिछली क्लास में बताया था कि ये जो डिस्टेंस होता है वो सेंट्रल मैक्सिमा से नापा जाता है।
तो सेकंड और फर्स्ट के बीच में जो डिस्टेंस बचेगा उसी को ही तो हम क्या बोलेंगे, ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे। अच्छा 1 माइनस 2 नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट तो नीचे होती है ना और सेकंड ऊपर होती है, तो सेकंड वाले का डिस्टेंस ज्यादा होगा फर्स्ट वाले का, समझ गए ना आप लोग। तो मतलब जो ऊपर होगी उसमें से, उसके डिस्टेंस में से नीचे वाली डार्क फ्रिंज को माइनस करेंगे क्योंकि हमें ऑब्वियसली विड्थ जो है वो पॉजिटिव में निकालनी है ना, ठीक है। उल्टा करोगे तो नेगेटिव आएगी, मतलब वो सही तरीका भी नहीं माना जाएगा। तो y2d, तो अगर आपको याद हो कि जो ब्राइट फ्रिंज का हाँ, कि जो डार्क फ्रिंज का जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो आया था 2n-1 d लैम्डा बाई 2d, ये आया था जो हमारी डार्क फ्रिंज का। भैया यहाँ हमारी डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस सेटअप करना है ना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर y एंड d, ठीक है। 2n-1 d लैम्डा बाई 2d, ये डिस्टेंस निकल करके आया था हमारा। तो इसमें हमें सेकंड डार्क फ्रिंज का क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो 2 डाल दो n की जगह, तो ये 3d लैम्डा बाई 2d आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं जरा 3d लैम्डा बाई 2d, और अगर हम इसमें 1 डालेंगे तो ये खाली आएगा d लैम्डा बाई 2d, मतलब y1d कितना आएगा, d लैम्डा बाई 2d। तो अब क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं बीटा निकालने के लिए। तो यहां से बीटा निकल करके आ जाएगा 3 जो 1/2 है वो कॉमन, मतलब d लैम्डा बाई 2d कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लिया, d लैम्डा बाई 2d, अंदर बचा 3-1, क्या बचा 3-1, तो दिस इज 2, तो ये बचा 2d लैम्डा बाई 2d, 2 से 2 कैंसिल हो गया। एंड द फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की विड्थ ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकल करके आ गई d लैम्डा बाई d, क्या निकल करके आ गई, d लैम्डा बाई d। तो दिस इज द विड्थ ऑफ किसकी, ब्राइट फ्रिंज। क्या थी विथ ब्राइट फ्रिंज की, 2 कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इसे उतार लीजिए इसको। तो आगे देखते हैं विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, देखते हैं जरा क्या होती है विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। तो देखो यार, तो विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज उल्टा हो जाएगा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस। भैया डार्क कैसे आ रही होगी, ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, तो 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट के बीच का डिस्टेंस ले लो तो क्या मिल जाएगा आपको, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ जैसे विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज को भी बीटा से ही डिनोट किया है, और मैंने यहाँ पर डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालने के लिए कौन सी 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस ले ली, सेकंड वाली और फर्स्ट वाली, y2b एंड -y1b। अब आप जानते हो कि ब्राइट फ्रिंज का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है दैट इज nd लैम्डा बाई d, तो y2b के लिए क्या डिस्टेंस आ जाएगा, 2d लैम्डा बाई d, और y1b के लिए क्या डिस्टेंस आ जाएगा, d लैम्डा बाई d। तो इसको जरा पुट करेंगे 2d लैम्डा बाई d माइनस d लैम्डा बाई d, तो इनको माइनस करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ भी आंसर कितना आ जाता है, डार्क फ्रिंज की भी फ्रिंज विड्थ कितनी निकल करके आती है, d लैम्डा बाई d। तो इससे ये बात प्रूव होती है कि जो स्क्रीन पे फ्रिंजेस बनेगी, यानी कि जो ब्राइट फ्रिंज और जो डार्क फ्रिंज बनेगी वो सेम विड्थ की बनेगी, यानी कि जितनी मोटी आपकी डार्क फ्रिंज होगी उतनी ही मोटी आपकी ब्राइट फ्रिंज होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फेज डिफरेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें यार मैं तुम्हें फिर से याद दिलाता हूँ कि ब्राइट फ्रिंज वो फ्रिंज होती थी जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम हुआ करती थी, यानी कि वहाँ अब मतलब ब्राइट फ्रिंज पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और मतलब वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है, और वहाँ फेज डिफरेंस की क्या कंडीशन होती है, 2n पाई। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि कंस्ट्रक्टिव में जो n की वैल्यू है वो कहाँ से शुरू हो रही होती है, वो 0 से शुरू हो रही होती है। ऐसे आपका डार्क फ्रिंज होता है, डार्क फ्रिंज पे इंटेंसिटी मिनिमम होती है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोले तो यहाँ पर फेज डिफरेंस की कंडीशन क्या होती है, 2n-1 पाई होती है। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ n जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है। ये मैंने बेसिक बातें जो पिछली क्लास की थी वो मैंने याद दिला दी है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं जरा।
जो हमारा मेन टॉपिक है, देखो तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ये आपकी y एक्सिस होती है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और इस तरफ होता है आपका फेज डिफरेंस। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आप जानते हो कि जो ये है, ये जो सेंटर वाली लाइन है, इसको हम जीरो मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं? जीरो। मतलब यहां पर क्या होगी, अब जीरो पे हम जानते हैं ये जस्ट ऐसी है जैसे ना आप स्क्रीन ऐसे लिटा करके रख दीजिए। ये जस्ट ऐसे है जैसे आप स्क्रीन ऐसे लिटा करके रख दीजिए, और लिटा करके रख दोगे तो जहां पर आपने जीरो बनाया है वहां पर आपकी सेंट्रल ब्राइट बनेगी, फिर आपकी फर्स्ट डार्क फ्रिंज बनेगी, फिर आपकी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनेगी, एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका आपने जैसे जीरो माना है, जो मैंने शुरू में y एक्सिस बोला था वो आपकी जीरो है, उसे हमने जीरो सपोज किया है, एंड दिस इज आवर सेंट्रल ब्राइट लाइन। और सेंट्रल ब्राइट पे हम जानते हैं कि हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। अब चलो हम फेज डिफरेंसेस बना लेते हैं। अब हम फेज डिफरेंसेस बना लेते हैं, तो यहां पर जो है पहला फेज डिफरेंस आता है पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई। या फिर ऐसा करते हैं हम पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसके बाद में ये सब लिखेंगे। जैसे कि मैं पहले ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि ये ग्राफ होता कैसे। ये ग्राफ जस्ट लाइक साइन फंक्शन की तरह होता है। साइन फंक्शन की तरह होता है, आपने साइन फंक्शन पढ़ा है, जैसे ये वाली पहाड़ियां बनाते हैं, बस इसमें पहाड़ी नीचे नहीं जाती, इसकी पहाड़ियां इसकी पहाड़ियां कुछ इस तरीके से बनती है। इसमें देखो ध्यान रखने वाली बात ये है, भले ही मैं जो मैंने बनाया है उसमें इन पहाड़ियों की हाइट सेम लग रही है नहीं लग रही, पर आप जो कॉपी में बनाएंगे उनमें ये पहाड़ियों की हाइट बिल्कुल सेम बनेगी, और ये लोग मतलब आइडेंटिकल होंगी, ये लोग बिल्कुल सेम साइज की और बिल्कुल सेम तरीके की होंगी। समझे? ऐसा क्यों, मैं अभी तुमको बताता हूं। देखो यार, ये हमारी सेंट्रल ब्राइट थी, यहाँ पर देख सकते हो आप इंटेंसिटी मैक्सिमम है। अब जरा हम एक बारी फेज डिफरेंस मार्क कर लेते हैं, तो यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट देख सकते हो, और इसे हमने जीरो माना, यानी कि यहाँ सेंट्रल ब्राइट बन रही होगी, और जो कि नॉर्मल सी चीज है जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो ये जीरो पर पहुंच गया, फिर से आपकी ये जो लहर है, ये जो ग्राफ है, ये जीरो पे पहुंच गया। और जीरो का मतलब क्या है कि इंटेंसिटी मिनिमम हो गई है, यानी कि डार्क फ्रिंज बन गई है, और यहाँ पर पहली बार डार्क फ्रिंज बन गई है। फर्स्ट टाइम ग्राफ टच कर रहा है जीरो को, तो और पहली बार डार्क फ्रिंज कब बनती थी? पाई पे, फेज डिफरेंस पाई पे। फिर ये दोबारा से देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी पर पहुंच गया है, और वापस से ब्राइट फ्रिंज बन गई है, और मतलब सेंट्रल ब्राइट के बाद जो अगली ब्राइट फ्रिंज बनती थी उसे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहते थे, और वहां पर फेज डिफरेंस हुआ करता था हमारा 2 पाई। ठीक है, 2 पाई। उसके बाद सो ऑन, आप इसे चला सकते हो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, अगला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 3 पाई पे होगा, फिर अगला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है फिर से 4 पाई पे होगा, और अगला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 5 पाई पे होगा। एंड सेम विद लाइक दैट लेफ्ट हैंड साइड पर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर फिर से ये माइनस पाई हो जाएगा, और ये हमारा -2 पाई हो जाएगा। माइनस साइन सिर्फ इतना इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हमारी फ्रिंजेस बन रही हैं ये स्क्रीन के नीचे साइड बन रही है। जैसे कि मैं स्क्रीन अगर बनाऊं तो स्क्रीन में एक तुम्हारी होगी सेंट्रल ब्राइट। अब सेंट्रल ब्राइट के जितने ऊपर हमारी डार्क फ्रिंजेस या ब्राइट फ्रिंजेस होंगी, उन सबके फेज डिफरेंस को या जितने भी पाथ डिफरेंस लेंगे उनको हम लोग पॉजिटिव में लेंगे। पॉजिटिव कहने का मतलब इतना है कि वो सेंट्रल ब्राइट से ऊपर है, और नेगेटिव कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो सेंट्रल ब्राइट से नीचे है। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से कि फर्स्ट टाइम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो पाई फेज डिफरेंस होगा, फिर 2 पाई होगा, फिर 3 पाई होगा, फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमम इंटेंसिटी बन रही है 4 पाई होगा, और फिर दोबारा से मिनिमम इंटेंसिटी बन रही है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
इंटरफेरेंस हो रहा है 5 पाई होगा। अब इन सब के साथ माइनस साइन जुड़ जाएगा, माइनस जस्ट इतना इंडिकेट कर रहा है कि ये स्क्रीन के नीचे बन रही है। मैंने शुरू में ही बताया था कि हमने इस ग्राफ को बनाते वक्त स्क्रीन को जस्ट लिटा दिया है। क्या किया है? लिटा दिया है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फेज डिफरेंस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, तो इसको आप बना लीजिए। ओके, अगेन बात करते हैं कि देखो यार, ये दोनों ग्राफ बड़े फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला ग्राफ है ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड पाथ डिफरेंस। पिछले वाला था फेज डिफरेंस, ये वाला है पाथ डिफरेंस। बिल्कुल सेम ग्राफ है, बस हम लोग एक्स एक्सिस में थोड़ा सा डिफरेंस कर देंगे। यहाँ पर पाथ डिफरेंस को बस प्लॉट करेंगे फेज डिफरेंस की जगह। जैसे आप जानते हो कि सेंट्रल ब्राइट पे तो जो हमारा फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है, तो वो 0 हुआ। अब जो नेक्स्ट हमारी पहली डार्क फ्रिंज बनती है वहां पर पाथ डिफरेंस λ/2 होता है। अगली ब्राइट फ्रिंज बनती है वहां पर पाथ डिफरेंस λ होता है। अगली डार्क फ्रिंज बनती है वहां 3 λ/2 होता है, 2 मतलब ये सीक्वेंस चलता जाएगा λ/2 का, और आप चला सकते हो। एंड सेम विद हियर, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स्ट्रा में, नेगेटिव साइन आ जाएगा जो इंडिकेट करता है कि ये सब स्क्रीन के नीचे बन रही है। प्लीज इसे ड्रॉ कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन केस ऑफ YDSC। देखो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट का एक फॉर्मूला मिस किया था। इन सब पे ना, अब जो मैं कराने वाला हूँ फॉर्मूले, इन सब पे न्यूमेरिकल्स फॉर्म होते हैं। जब आप लोग MTG लगाओगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन केस ऑफ YDSC क्या हो जाता है। देखो यार, हम लोग जानते हैं कि इन YDSC है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर भी दो चीजें बना करती थी। एक बनती थी हमारी ब्राइट फ्रिंज और यहाँ पर भी डार्क फ्रिंज बनती थी। तो अच्छा, अब ब्राइट फ्रिंज पे क्या होती है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, बात आप जानते हो। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने तुम्हें डायरेक्टली लिखवा रखा है। दिस इज द √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। तो यार देखो, YDSC सेटअप अगर मैं आपको याद करवाऊं, उसमें एक मेन सोर्स होता है S, जिसको हम लोग जिसमें से फिर आगे हम लोग स्लिट लगाते हैं। स्लिट लगा करके दो सोर्सेस बनाते हैं हम लोग, A और B। अब खुद ही सोचो कि S से जो लाइट गई है वो तो सेम ही लाइट गई है ना, और वही लाइट तुम्हारे A से भी जाएगी और वही लाइट तुम्हारे B से भी जाएगी। भाई S से जो लाइट गई है वो सेम लाइट गई है और वही लाइट तुम्हारे A से भी जाएगी और वही लाइट B से भी जाएगी। मतलब लाइट तो वो सेम ही है ना, यानी कि उसकी इंटेंसिटी सेम होगी। यानी कि A से जाने वाली लाइट और B से जाने वाली लाइट की इंटेंसिटी सेम होगी। यानी कि जो I1 है और I2 जो है वो YDSC के मतलब केस में सेम होगा, और उसे हम I मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? उसे I मान लेते हैं। तो I मैक्स की एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या निकल करके आएगी, दैट इज √I1, यानी कि √I प्लस √I का होल स्क्वायर, और इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 2√I बनेगा, 2√I का होल स्क्वायर, और इसकी अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो दिस बिकम्स 4I। तो ये बात आप डायरेक्टली ध्यान रखोगे न्यूमेरिकल्स के लिए कि मैक्सिमम इंटेंसिटी इन केस ऑफ YDSC जो होती है वो 4I आती है। ठीक है, ओके। अब हम डार्क फ्रिंज की बात करते हैं। तो डार्क फ्रिंज के केस में आप जानते हो कि इंटेंसिटी जो होती है वो मिनिमम होती है, और मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्टली डिराइव करवा रखा है, दैट इज √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अब YDSC है तो I1 और I2 दोनों इक्वल होंगे, I के इक्वल पुट कर देते हैं, यानी कि I min इक्वल टू √I माइनस √I का होल स्क्वायर, एंड दिस बिकम 0। तो मिनिमम इंटेंसिटी इन केस ऑफ YDSC इज 0। ये डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उतार लो उसको। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है विड्थ ऑफ स्लिट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मैं शुरू में ही बोल चुका हूँ, मतलब अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि ये सारे जो जितने भी कंसेप्ट मैं करा रहा हूँ ये सारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सब पे जब आप MTG लगाओगे तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो सबसे पहले आता है विड्थ ऑफ स्लिट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यार खुद ही मेरे को सोच के बताओ कि जितनी मोटी आपकी विड्थ मतलब स्लिट होगी, मतलब स्लिट जितनी मोटी होगी यानी कि उसकी विड्थ जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा लाइट आएगी। भाई अगर तुम छोटी छेद का
मतलब स्लिट लोगे तो उसमें से कम लाइट आएगी, और अगर बड़ी छेद की स्लिट लोगे तो उसमें से ज्यादा लाइट आएगी। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि विड्थ ऑफ स्लिट W से डिनोट कर देता हूं मैं इसे कि विड्थ ऑफ स्लिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। भाई अगर स्लिट की विड्थ ज्यादा होगी तो ज्यादा लाइट एंटर करेगी, और हम जानते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। भाई इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको W1 लिखूं, अगर मैं रेशियो ले लूं तो रेशियो के टर्म्स में तो देखो प्रोपोर्शनैलिटी हट जाती है, तो W1 by W2 रेशियो ले लूंगा तो प्रोपोर्शनैलिटी कट जाएगी, दिस बिकम्स I1 by I2 इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब सुनो, फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी होती थी A, अब A का स्क्वायर करोगे, और सेकंड वेव की इंटेंसिटी को हम मानते थे B, मतलब सॉरी एम्पलीट्यूड को मानते थे B। फर्स्ट वेव की एम्पलीट्यूड को हम कहते थे A और सेकेंड वेव के एम्पलीट्यूड को हम कहते थे। तो अगर फर्स्ट वाली वेव की इंटेंसिटी के एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, उसकी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, यानी कि इक्वल टू A स्क्वायर आ जाएगा फर्स्ट वाली वेव के, और सेकेंड वाली के इंटेंसिटी के B स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, जैसे कि ये I1 इक्वल टू के स्क्वायर हो जाएगा और I2 इक्वल टू के बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आप रेशियो लोगे तो A स्क्वायर बाय B स्क्वायर ही तो बनेगा। ठीक है, तो यहां से ये फॉर्मूले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। ये तीनों फॉर्मूले इक्वेट कर सकते हो आप किसी भी न्यूमेरिकल में, यानी कि W1 by W2 इक्वल टू I1 by I2 इक्वल टू A स्क्वायर बाय B स्क्वायर। मतलब मैं पहले भी बहुत बारी बता चुका हूँ, ठीक है ना। व्हाट इज W1 विड्थ ऑफ फर्स्ट स्लिट, व्हाट इज W2 विड्थ ऑफ सेकंड स्लिट, व्हाट इज I1 इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, है ना, लाइट फर्स्ट लाइट वेव, and this is the intensity of second light wave. What is A amplitude of first light wave, B amplitude of second light wave. अगर आपको इन्हें लिखना हो तो वीडियो को बैक करके मैंने जो बोला है उसको दोबारा सुन सकते हो और लिख लेना है एक एक करके, या स्लो चला के वीडियो को। तो ये फॉर्मूला है, सुनो। अब ना मैं इसमें से एक अच्छा सा फॉर्मूला ना आगे यूज करने वाला हूँ। मैं ना इन दोनों को जरा इक्वेट कर रहा हूँ, यानी कि A स्क्वायर बाय B स्क्वायर इक्वल टू I1 बाय I2। ठीक है, तो यहां से मेरे को A बाय B का रेशियो मिल जाता है रूट I1 बाय A बाय B का रेशियो मिल जाता है रूट I1 बाय I2। ठीक है, रूट I1 बाय I2 इसको मैं यूज करूंगा, इसलिए वैसे तो आप ये तीनों ही हमेशा ध्यान रखोगे और जिसको भी इक्वेट करना कर दोगे, पर अभी मैं नीचे इसको यूज करने वाला हूं तो मैंने इसको यहां निकाल करके लिख लिया। अब सुनो, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। तो यार देखो अब इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो के ए स्क्वायर आ जाएगा, समझे। अब अगर मैक्सिमम हमें इंटेंसिटी लिखनी है तो के ए मैक्स आना चाहिए। अब एम्पलीट्यूड को हम इस चैप्टर में आर से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि आर मैक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आर मैक्स की वैल्यू अगर आपको याद हो तो मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में निकलवाई थी A प्लस बी, यानी कि आई मैक्स जो है वो आपका क्या निकल करके आ जाएगा, के A प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द आई मैक्स की इंटेंसिटी। सिंपली अगर मैं आई मिन निकालूं तो दिस इज के आर मिन का होल स्क्वायर, और आर मिन होता था डिस्ट्रक्टिव के केस में, तो डिस्ट्रक्टिव के केस में ये कितना निकल करके आता था A माइनस बी। तो इसको जरा पुट करेंगे तो आई मिन हमारा निकल करके आ जाएगा के A माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं और डिवाइड मार देते हैं, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा आई मैक्स अपॉन आई मिन इक्वल टू A प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन A माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो यार ये फॉर्मूले आप डायरेक्ट याद रखना, ये डेरिवेशन तो नहीं आती, फॉर्मूलेज डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये फॉर्मूलेज पे न्यूमेरिकल आता है, तो आपको ये डायरेक्टली फॉर्मूला ध्यान रखना है कि आई मैक्स इक्वल टू A प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन आई मैक्स बाय आई मिन इक्वल टू A प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन A माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आई मैक्स और आई मिन का जो रेशियो है इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। एक बारी ना अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, ऐसा करो एक बारी ना आप इसे वीडियो पॉज करके उतार लो, इसे एक बारी वीडियो पॉज करके आप लोग उतार लो। आई होप आपने उतार लिया होगा, मैं ऊपर वाला पोर्शन को रब कर रहा हूं।
देखो यार, इसको मैं अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो ये आई मैक्स बाय आई मिन का जो रेशो है, अगर मैं बी से डिवाइड कर दूं ऊपर वाले ब्रैकेट को और नीचे वाले ब्रैकेट को, मैंने क्या बोला, अगर मैं b से डिवाइड कर दूं ऊपर वाले ब्रैकेट को और नीचे वाले ब्रैकेट को, तो ऊपर वाले ब्रैकेट को अगर मैं b से डिवाइड करूंगा तो a प्लस बी प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे वाला बन जाएगा a प्लस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला आता है। कई बार ना वो आपको एम्पलीट्यूड देने की बजाय दोनों वेव्स के रेशियो दे देता है उनको। जब रेशियो दे देता है तो ये फॉर्मूला यूज करना होता है। और कई बारी वो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछता है, तब वो एम्पलीट्यूड नहीं देता, तब वो इंटेंसिटी देता। और अभी मैंने आपको a बाय बी रूट I1 बाय रूट I2 लिखवाया था। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग इंटेंसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि I max बाय I min इक्वल टू रूट I1 बाय I2 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय रूट I1 बाय I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज द अनदर फॉर्मूला फॉर I max एंड I min जब आपको I1 और I2 का रेशियो दे रखा है। ठीक है, वो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछता है कंडीशन दे करके। अगर वो एम्पलीट्यूड दे रहा है आपको तो आप सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। अगर वो एम्पलीट्यूड का रेशियो दे रहा है और मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है तो ये वाला यूज कर लो। और वो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है पर वो इंटेंसिटीज दे रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कौन सा फॉर्मूला यूज होता है न्यूमेरिकल्स में बता लगता है। प्लीज कॉपी कर लीजिए इसको, प्लीज कॉपी कर लो। Okay, now the next topic comes to be conditions for sustained interference. तो sustained interference के लिए कुछ conditions की requirement होती है, कुछ मतलब कुछ अवस्थाएं कह सकता हूँ मैं, जिनके बिना sustained interference नहीं हो पाएगा। sustained interference आपको याद होगा कि dark fringe dark ही रहे समय के साथ और bright fringe bright ही रहे। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस होती हैं डायरेक्टली पूछी जाती हैं, एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, आपको लर्न करनी है। मतलब ये डिपेंड करता है कि कितनी पूछ रहा है वो। कम से कम 3 तो आप याद रखो, मैंने 5 लिखवाई हैं, मिनिमम 3 आप याद रखना। और इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरी से ही आते हैं ज़्यादातर। तो सबसे पहली कंडीशन है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए कि द टू सोर्स प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस मस्ट बी कोहेरेंट। ऑब्वियसली ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए जो सबसे बेसिक कंडीशन है कि जो दोनों सोर्सेस आप यूज करेंगे इंटरफेरेंस करवाने के लिए वो कैसे होने चाहिए, वो कोहेरेंट होने चाहिए। उसके बाद सेकंड है कि द वेव्स मस्ट बी हैविंग सेम एम्पलीट्यूड। और जो दोनों वेव्स इंटरेक्ट कर रही हैं उनका सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, यानी कि मतलब जो भी है, ये बात हमने देखी भी हुई है कि भैया जो दोनों वेव्स इंटरेक्ट कर रही थी वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी तो कर पा रही थी जब उनका सेम एम्पलीट्यूड था। मान लो कंस्ट्रक्टिव छोड़ो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था तो आपकी डार्क फ्रिंज बनती थी। तो बिल्कुल डार्क क्यों बन रही थी? क्योंकि क्रस्ट ने पूरी तरीके से क्रस्ट को कैंसल आउट कर दिया था एंड ट्रफ ने पूरी तरीके से ट्रफ को कैंसल आउट कर दिया था। ऐसा तभी हो पाया जब दोनों इक्वल थे। अगर इक्वल नहीं होते तो फिर कैसे हो पाता? चलिए खैर, आप इतना याद रखिएगा कि जो वेव्स हैं उनका सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए। उसके बाद जो दोनों सोर्सेज हैं वो ना एक दूसरे के बहुत करीब होने चाहिए। मैंने आपको बताया भी था, जैसे मैं आपको याद दिलाऊं कि जो S1 और S2 दो स्लेट्स बनाई गई थी और फिर उसके बाद स्क्रीन रखी गई थी आगे, और S1 और S2 के बीच में जो डिस्टेंस था उसे हम लोग स्मॉल d कहते थे और वो मिलीमीटर में होता था। और जबकि जो स्लिट से लेकर के स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस होता था उसे कैपिटल डी कहते थे, वो मीटर में होता था। तो वही कह रहा है कि दोनों सोर्सेज, मतलब इन दोनों सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, बहुत क्लोज होने चाहिए एक दूसरे के, एंड पैटर्न ऑब्जर्व्ड एट लार्ज डिस्टेंस। और ये जो स्क्रीन रखी होनी चाहिए, जो पैटर्न ऑब्जर्व होना चाहिए जहां, वो लार्ज डिस्टेंस पर होना चाहिए, सो दैट सफिशिएंट विड्थ ऑफ फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व, मतलब फॉर्म्ड, कि स्क्रीन पे जो फ्रिंजेस बने ना वो सफिशिएंट विड्थ की बने, ऐसा ना हो बहुत छोटी छोटी बन जाए बिल्कुल, या फिर कुछ और बहुत छोटी बन जाए, बहुत हल्की बन जाए, एक सफिशिएंट विड्थ की बने। और कितने सफिशिएंट विड्थ की, वो अभी हमने डिराइव किया है, दैट इज डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। इतने विड्थ की बने, उसके लिए क्या जरूरी है कि उन दोनों सोर्सेज में स्मॉल डिस्टेंस हो और जो स्क्रीन रखी हो वो लार्ज डिस्टेंस पे रखी हो। ठीक है, दिस इज द थर्ड कंडीशन।
अगली है कि द सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक, कि जो सोर्स है वो मोनोक्रोमैटिक हो। मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है सिंगल कलर की लाइट एमिट करते हो। ऐसा नहीं है कि आपने येलो लाइट ले ली, एक ग्रीन लाइट ले ली, ऐसा नहीं। या येलो लो या ग्रीन लो, मतलब सिंगल कलर की लाइट लेना दोनों सोर्सेज में। उसके बाद द टू सोर्सेज शुड बी पॉइंट सोर्सेज, और उसके बाद ये जो दोनों सोर्सेज हैं वो पॉइंट सोर्सेज होने चाहिए। मैंने आपको बताया भी था कि ये जस्ट ऐसी है कि पीछे से हमने टॉर्च लगा दी और आगे एक जो गत्ता रखा उसमें ना हमने प्रकार से कंपास से 2 छेद बना दिए, बहुत छोटे छेद होने चाहिए, पॉइंट सोर्सेज होने चाहिए। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। प्लीज कॉपी कर लो। ओके, तो इंटरफेरेंस का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद इंटरफेरेंस टॉपिक जो है ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो डिफ्रैक्शन करेंगे, और वो कैसे होगा, वो लाइव क्लास में होगा या फिर वो वीडियो लेक्चर के थ्रू होगा, ये हम टाइम पे मतलब टाइम हमें बताएगा, टाइम पे डिपेंड करता है कैसे होगा। ठीक है, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। और किसी को भी अगर कोई भी डाउट हो, लेक्चर में कोई टॉपिक समझ में ना आ रहा हो, तो प्लीज़ कॉल करके मैसेज करके आप पूछ सकते हो किसी भी टाइम। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्चुअली कोहेरेंट सोर्सेज का है जो हमने वहाँ पर मिस कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी बार आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर्स में। कहते कि नो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन एवर बी कोहेरेंट। व्हाई? ये हालांकि मैं क्लास में डिस्कस करा चुका हूँ, पर इसको मैंने लिखवाया नहीं था, तो अभी मैंने लिखवा दिया है कि 2 इंडिपेंडेंट सोर्स जो लाइट के होते हैं वो कोहेरेंट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, मतलब उसी का रीज़न बताना है इसमें। तो मैंने बताया था कि ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों एमिट करता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है। जब इलेक्ट्रॉन अपने हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पर आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। वही तो हमें दिखती है। तो यार 2 अलग अलग सोर्सेज कोहेरेंट कैसे हो सकते हैं? क्योंकि एक बार पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि इवन अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ एटम। कि अगर आप एक पॉइंट सोर्स की बात करें तो उसमें करोड़ों एटम्स होते हैं, मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। वी नो लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डिकेज फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। और हम जानते हैं कि लाइट तब रिलीज होती है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे लौटता है। In case of million of atom in 2 sources, it is not possible that the electron will decay simultaneously। बिल्कुल सही बात है भाई कि 2 सोर्सेस के केस में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है करोड़ों एटम्स के बीच में कि 2 इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली नीचे आए। मतलब कि अगर एक मान लो ये एक सोर्स है S1 और ये एक सोर्स है S2, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि एक ही समय पर एक ही साथ दोनों सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे आ रहे हो। मतलब जब सेम ट्रांजिशन होगा तभी तो सेम तरीके की लाइट निकलेगी, सेम एम्पलीट्यूड निकलेगा। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो दोनों सोर्सेस के केस में कभी भी ये पॉसिबल ही नहीं है। करोड़ों एटम्स है यार, और ये जो ट्रांजिशन है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर रुक जाता है, या फिर हम देख सकते हैं भाई करोड़ों मिलियन ऑफ एटम्स है, पता नहीं कितनी वेव्स निकल रही हैं और करोड़ों ट्रांजिशन हो रहे हैं, 6 से 5, 5 से 4, 6 से 2, पता नहीं इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस है। तो 2 सोर्सेज में कभी भी हो ही नहीं सकता कि एक जैसा ही ट्रांजिशन हो, एक ही टाइम पर हो और एक ही तरीके की वेव निकले। ठीक है, और अगर एक तरीके की वेव नहीं निकली तो सेम फेज नहीं होगा, या तो सेम फेज डिफरेंस नहीं होगा। 2 कंडीशन चाहिए ना मेन, तो कि या तो सेम फेज हो और या तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। तो 2 source it is not possible that the electron will decay simultaneously and hence it is not able to produce light with a constant phase difference। मतलब वो खाली कांस्टेंट फेज डिफरेंस की बात कर रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस की लाइट एमिट कर दे। ठीक है, क्योंकि साइमल्टेनियसली कभी भी सेम ट्रांजिशन होगा ही नहीं। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। ठीक है, आप इसे उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और थैंक यू सो मच। इंटरफेरेंस का लेक्चर यहीं ओवर होता है।